हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय साक्षी। आज की हमारी वीडियो सीरीज का थर्ड लेक्चर है ये कि हम एनवीएस 2022 पीजीटी कॉमर्स एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं। उसका ये थर्ड लेक्चर है। पीजीटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो केवीएस में हो, एनवीएस में हो, एचपीएससी कॉमर्स में हो, किसी भी एग्जाम के अंदर हो कॉमर्स के पीजीटी के, ये सभी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसीलिए हम हर क्वेश्चन के साथ आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आपका अगर हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, या उसी क्वेश्चन में से पहले किसी और ऑप्शन पे बात की गई है, अब आगे किसी और ऑप्शन के बारे में पूछ ले, तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज न्यू कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। अगर आपने इससे पहले की दो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक पर क्लिक कीजिए और पहली दोनों वीडियोस देख लीजिए। इसकी हमारे चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट भी है, एनवीएस एग्जाम एनालिसिस के नाम से। आप वहां जाकर भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज अ प्रिविलेज, प्रिविलेज होता है राइट, गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, कंपनी उनको एक राइट दे रही है किस चीज का, टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करने के लिए। क्या क्या सब्सक्राइब करने के लिए? न्यू इशू ऑफ शेयर्स। कि कंपनी कोई नए शेयर इशू कर रही है कंपनी की टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, और ये शेयर होल्डर को बोला जाता है कि भाई हम बाहर शेयर इशू करने से पहले आपको राइट दे रहे हैं कि आप उन शेयर्स को खरीद लो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर। उसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड राइट इशू ऑफ शेयर्स। समझ में आ? उसके अलावा बाकी ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल क्या होता है? जो पहला ऑप्शन है हमारा, ऑफर फॉर सेल होता है इज अ सिमिलर मेथड वेयर इन promoters in public companies can sell their share and reduce their holding। वो कहता है कि ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जब कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स यानी कि जो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, कंपनी स्टार्टअप करने वाले होते हैं, जो प्रमोटर्स है वो अपने शेयर्स क्या करते हैं, मार्केट में इशू करते हैं बिडिंग प्रोसेस के थ्रू। उसको क्या बोला जाता है? ऑफर फॉर सेल। राइट इशू हमने बता ही दिया कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट दिया जाता है शेयर परचेज करने का। उसके बाद है प्राइवेट प्लेसमेंट की बात की गई है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू ना करके किसी प्राइवेट अपने तरीके से अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर, प्री सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को शेयर्स दे देती है, तो उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स बोलते हैं। और ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस होता है कि जब कंपनी मार्केट में प्रोस्पेक्टस जारी करके क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलता है, ब्रोशर मिलता है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल होती है कि एडमिशन कब होगा, लास्ट डेट क्या है, फर्स्ट डेट क्या है। ऐसे ही जब कंपनी शेयर इशू करती है तो एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है। उसके अंदर कंपनी का प्राइस, शेयर का, कब कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, हर एक डिटेल लिखी होती है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी को इशू करना होता है। ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। प्रोस्पेक्टस कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर ओनली एंड ओनली शेयर्स बस इशू कर रही है कंपनी, यही इंफॉर्मेशन होगी। इट डज नॉट कंटेन, इट डज नॉट कंटेन, इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि कितने प्राइस पे शेयर इशू किया जा रहा है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। इस तरीके की कोई भी जानकारी इस प्रोस्पेक्टस में नहीं दी गई होती। समझ में आ? ओके। उसके बाद है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी को एक से ज्यादा टाइप की सिक्योरिटीज इशू करनी होती हैं, तो कंपनी कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस की भाई। और एक से ज्यादा टाइप की सिक्योरिटी और अलग अलग टाइम पीरियड पे इशू करनी होती है। जैसे मान लीजिए कोई सिक्योरिटी आज इशू कर दी, 2 महीने बाद फिर एक सिक्योरिटी इशू की कंपनी ने, उससे 3 महीने बाद फिर इशू की, तो क्या कंपनी हर बार प्रोस्पेक्टस बनाएगी? भाई लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो उसके लिए एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाया गया है जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक की होती है लगभग। उस 1 साल के दौरान कंपनी जितनी भी बार सिक्योरिटीज को इशू करती है वो उस प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू कर सकती है, कोई नया प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं होती। तो उसको बोलते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर सारी की सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन गिवन होती है ताकि इसको पढ़ करके कोई भी इन्वेस्टर है कंपनी के शेयर्स को खरीद सके और डिसीजन मेकिंग कर सके। और डीम्ड प्रोस्पेक्टस होता है कि जब कंपनी क्या करती है, किसी भी टाइप की सिक्योरिटी किसी भी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अंडर द लॉ इशू कर देती है, तो उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है। तो ये 4 टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है? पहले रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन, ये आया हुआ था कि इन विच टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ शेयर्स इंफॉर्मेशन डज नॉट कंटेन।
चार ऑप्शन थे, रेड हेरिंग, शेल्फ, आर्बिट्रेज और डीम्ड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो रेड हेरिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पर राइट इशू की बात की गई है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रिविलेज दी गई है, तो प्रिविलेज राइट इशू में होती है। अब यूं कह दे कि मार्केट में इशू ना करके अपने हम जान पहचान वालों को शेयर इशू कर देते तो प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाएगी। क्लियर? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी एक क्वेश्चन से निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज, स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, मनी मार्केट, बोथ सेकेंडरी एंड मनी मार्केट। तो इसका दूसरा नाम होता है सेकेंडरी मार्केट। इसका एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम। फाइनेंशियल मार्केट होती है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? जहां पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की परचेजिंग और सेलिंग होती है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्या होता है? जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपना मनी बैंक में रख के आएंगे, बैंक वाले किसको दे देंगे? कंपनीज को दे देंगे जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी, तो ये एक फाइनेंशियल मार्केट के अंदर फंक्शनिंग होती है। इसके अंदर भी दो टाइप की मार्केट होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट होती है जिसके अंदर शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज में डीलिंग होती है, लेस देन 1 ईयर की सिक्योरिटीज होती है। कैपिटल मार्केट होती है लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज में डीलिंग करती है। जो कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के आगे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कई बार ये भी पूछ लिए जाते हैं, प्रोमाइजरी नोट्स, कमर्शियल पेपर, डिमांड डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल जो कि आरबीआई इशू करता है। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रेजरी बिल कितने दिन का होता है? तो 182 डेज, 364 डेज, इन दिनों का होता है ट्रेजरी बिल। इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सब मनी मार्केट के बारे में बात थी। कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज आती है। कैपिटल मार्केट को भी हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट होता है कि जिसमें सिक्योरिटीज को पहली बार इशू किया जाता है, इसलिए मैंने लिखा हुआ आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें सिक्योरिटीज को पहली बार इशू किया जाता है मार्केट के अंदर, उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट होता है, मैंने लिखा है एफपीओ, फॉलो अप पब्लिक ऑफर, फॉलोइंग पब्लिक ऑफर। यानी कि जब मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को सेल और परचेज किया जाता है। जैसे आपने पहली बार अंबानी की, रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो आपने कौन सी मार्केट से खरीदे? प्राइमरी मार्केट से खरीदे। ठीक है जी, बिल्कुल। फिर बाद में आपने जो एग्जिस्टिंग शेयर खरीद रखे हैं, आपने उसको 2 4 दिन 5 दिन बाद बेच दिया, कौन सी मार्केट में बेचोगे? सेकेंडरी मार्केट में। यानी कि जो ऑलरेडी खरीदे हुए शेयर्स की जो डीलिंग होती है, सेल परचेज होती है, वो सेकेंडरी मार्केट में, और जो नए शेयर्स की सेलिंग परचेजिंग होती है वो प्राइमरी मार्केट में होती है। इसीलिए इसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं और इसको फॉलो अप पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एफपीओ कौन सी मार्केट होती है? तो आपकी एफपीओ होती है जी सेकेंडरी मार्केट। आईपीओ कौन सी मार्केट होती है? तो आईपीओ होती है आपकी प्राइमरी मार्केट। समझ में आया? तो अब हमने बात की सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी दो टाइप की होती है, स्टॉक एक्सचेंज, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट को, और ओवर द काउंटर सेकेंडरी मार्केट। यानी कि हमारे इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू भी डीलिंग होती है और ओवर द काउंटर भी डीलिंग होती है। तो सेकेंडरी, इस चार्ट से हमने क्या समझा? इस चार्ट से हमने ये समझा कि जो हमारी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? जी सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम हो जाएगा हमारा, मैम बोलो, सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम हो जाएगा हमारा स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉपिंग प्रोडक्ट? शॉपिंग प्रोडक्ट कौन सा है इनमें से? तो शॉपिंग प्रोडक्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो शॉपिंग प्रोडक्ट तीन टाइप के हमारे प्रोडक्ट होते हैं, कन्वीनियंस, शॉपिंग और स्पेशलिटी गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स होती है जो बड़ी इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं, लाइक माचिस की डिब्बी, मैच बॉक्स, दूध का पैकेट है, या टूथपेस्ट है, न्यूज़पेपर है, रेगुलर मेडिसिन है आपकी, ये बड़ी जल्द, बड़ी आसानी से आपको अवेलेबल हो जाती हैं। इसको आप कन्वीनियंस प्रोडक्ट में डालते हो। दूसरा है शॉपिंग प्रोडक्ट्स, जो आप लेस फ्रीक्वेंटली, यानी कि कम मात्रा में या फिर कम फ्रीक्वेंसी में खरीदते हो, लेकिन इससे आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं क्या? ऑल्टरनेटिव्स। जैसे आप शूज लेने गए, शूज के आपको मल्टीपल कपल ऑफ क्या है, अल्टरनेटिव्स मिलेंगे। कपड़े लेने जाते हो, बहुत सारी शॉप्स पे अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े मिल जाते हैं। फर्नीचर लेने जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेने जाते हो, तो ये सब किस में आएंगे? शॉपिंग प्रोडक्ट्स में आएंगे। और उसके बाद है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, आपको सोच समझ के प्रोडक्ट लेना पड़ता है, जिसके अल्टरनेटिव भी नहीं मिलते अवेलेबल में, लाइक डायमंड है,
या रेयर कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क है, ये बहुत महंगा होता है सामान, रेयर कलेक्शन है भाई, बड़ी मुश्किल से कोई आर्ट वर्क का काम मिल रहा है, तो ये सब क्या आते हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, शॉपिंग प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले देखिए टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो हमारा पहला ही आंसर क्या हो गया, शॉपिंग प्रोडक्ट। दूसरा देख लेते हैं, मेडिसिन है, तो मेडिसिन हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है, रेगुलर मेडिसिन होगी, ये हम मान के चल रहे हैं, तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट में। रेयर कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क है, ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट में आ जाएगा। न्यूज़पेपर हमारा कन्वीनियंस प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा। समझ में आया? तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन जो बनेगा, which of the following is the main focus of marketing concept। मार्केटिंग कंसेप्ट का जो हमारा मेन फोकस क्या होता है, क्वांटिटी बनाने पे प्रोडक्ट की, नहीं। क्वालिटी बनाने पे प्रोडक्ट की, नहीं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे, नहीं। हमारा जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, कस्टमर की नीड्स के ऊपर हमारा जो मेन फोकस होता है, कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम मार्केटिंग का काम अच्छे से हम मानेंगे कि हमारी मार्केट अच्छे से हुई है। ठीक है जी, नेक्स्ट वन देखिए, the specific statement that inform what is to be done and do not allow any flexibility or discretion are which type of plans from the following। ये प्लान की बात की गई है, प्लान होते हैं अलग अलग टाइप के, स्ट्रेटजी है, रूल है, पॉलिसी है, प्रोसीजर है, इनमें से किसकी क्या डेफिनेशन है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और बिल्कुल माइनर माइनर सा डिफरेंस होता है, तो पहले हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं। पॉलिसीज की बात करती हूँ, पॉलिसीज क्या होती है, पॉलिसीज आर द गाइडलाइंस, पैरामीटर्स होते हैं ये, जो आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल होते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके अंदर, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन इसने क्या कहा कि एक ऐसी आइटम बताओ जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, तो हम पॉलिसी तो आंसर कर ही नहीं सकते, क्योंकि पॉलिसी तो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर ए रूटीन टास्क के लिए। रूटीन टास्क के लिए जब आप स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर रिजिड प्रोसीजर फॉलो करते हो, तो उसको प्रोसीजर कहते हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी होती है जो कंपटीटर को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। यहाँ कंपटीटर की भी कोई बात नहीं हो रही है, चलिए स्टेप बाय स्टेप भी कोई बात नहीं हो रही है, वो भी हम यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। हमारा आंसर क्या रहेगा, दैट इज रूल। रूल क्या कहता है कि व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाना है और कैसे किया जाना है, हम डिसाइड कर रहे हैं, और जिसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम रूल बोलते हैं। कि एक रूल बना दिया कंपनी के अंदर कि आपको 8 बजे आना है, तो 8 बजे आना ही आना है, 8 की 8 5 भी नहीं होगी, 8 1 भी नहीं होंगे, 8 1 पे भी चले गए तो भी आपका फाइन लग जाएगा। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं हर एक जगह के अपने अपने। तो द स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या है कि व्हाट इज टू बी डन एंड डू नॉट अलाउ एनी फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ये कह देता कि फ्लेक्सिबिलिटी है तो हम पॉलिसी पे क्लिक कर देते, अगर इसने कहा कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो हम रूल पे क्लिक करेंगे। देखो कितना माइनर सा डिफरेंस है दोनों चीजों के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हम, इट इज अ कॉमन थ्रेड that runs through all activities such as purchase, production, sale, and finance to ensure continuity in the working of the organization. It implicit and inherent in all the functions of an organization. From the following, identify the concept stated in the given statement. देखो क्वेश्चन ऐसे लग रहा है जैसे 1.5 किलोमीटर लंबा है, पता नहीं पूछ क्या लिया। क्वेश्चन के अंदर ही ना आंसर छिपा हुआ होता है। मैंने आपको बहुत बार समझाया पहले भी, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो, कि आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो आंसर 1 सेकंड में सोल्व होता है। कैसे? इट इज द कॉमन थ्रेड। वो कहते हैं ना कि जो माला होती है उसको, उसके जो मोती होते हैं उसको कौन पकड़ के रखता है, धागे के अंदर ही तो पिरोए जाते हैं। तो एक कॉमन थ्रेड होता है ना, जैसे ये पूरी माला के माला बनी हुई है, एक थ्रेड है, एक धागा है, इसके अंदर मोती लगे हुए हैं, ये रेड कलर के मोती डाल देते हैं हम इसके अंदर, ये रेड कलर के मोती डाल दिए हमने, यहाँ एक माला बना रहे हैं हम, ये एक सर्कल बना रहे हैं। तो उससे क्या होगा, इससे होगा ये कि कॉमन थ्रेड है, ये सारे एक एक जड़ को पकड़े हुए हैं। दैट रन ऑल एक्टिविटी, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। चाहे वो परचेज की हो, सेल की हो, प्रोडक्शन की हो, तो ये क्या काम कर रहे हैं, आपस में मिल करके ये कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। आपके पास दो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है।
जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां पर जो आपकी किस तरीके की होती है, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, यानी कि मेनली क्या आप कह देते हो, या तो गेन होगा या लॉस होगा, तो वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप एनपीओ भी बोलते हो, एनपीओ के अंदर क्या होता है आपका, या तो सरप्लस होता है या फिर डेफिशिएट होता है। जब आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएंगे तो डेफिशिएट होगा, जब इनकम ज्यादा हो जाती है तो क्या बोलेंगे, सरप्लस होगा। समझ में आया? जब एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो गई हमारी इनकम, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट प्रॉफिट, जिसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिसका पर्पस क्या होता है, लोगों की सेवा करना, भलाई करना होता है। जैसे कोई लाइब्रेरी बना दी, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बना दिया, जैसे कोई आंखों का हॉस्पिटल बना दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका उद्देश्य सिर्फ पब्लिक का क्या है, वेलफेयर होता है। उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर हमारी, उन ऑर्गेनाइजेशन की इनकम ज्यादा हो जाती है और खर्चे कम होते हैं, तो जो बैलेंस निकल के आता है उसको हम सरप्लस बैलेंस बोलते हैं। क्लियर? इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया है, देखो इसी इसी कंसेप्ट से दो क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने एनवीएस में, देख लो। अकाउंट से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस? कौन से स्टेटमेंट एनपीओ द्वारा बनाई जाती हैं? तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीन स्टेटमेंट है जो कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती हैं। उसके बाद ए पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल होती है शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक से अभी तक नहीं मंगवाया गया है, ऑफ ए कंपनी दैट कैन बी कॉल्ड ओनली, वो तभी मंगवाया जाएगा इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, कि जब कंपनी बंद हो जाएगी तो उस केस में हम इस बचे हुए हिस्से को मंगवा करके शेयर, जिस जो भी बाकी हमारे क्रेडिटर्स हैं या लोन है उनकी पेमेंट कर देंगे, लाइबिलिटीज की। तो उस हिस्से को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रिजर्व्ड कैपिटल। हमने कैपिटल का कुछ हिस्सा रिजर्व करके रख लिया है कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारी कंपनी की वाइंडिंग अप की सिचुएशन आएगी हम शेयर होल्डर से वो पैसा मंगवा के लाइबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो क्या आप अपना फ्यूचर सिक्योर करके चल रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ऐसा होना भी चाहिए, है ना। तो उस केस में ये क्या कहता है, बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं हम, एक बार बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि बाकी ऑप्शंस क्या होते हैं। अनकैप्ड कैपिटल क्यों नहीं कह सकते, अगर ये इतनी ही बात बोलता कि जो अभी तक पोर्शन नहीं मंगवाया गया तो उसको क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल। लेकिन अगर इसने कंडीशन लगा दी कि ओनली तभी मंगवाया जाएगा जब वाइंडिंग अप होगी, कंपनी बंद होगी, तो उस केस में आंसर आएगा रिजर्व्ड कैपिटल। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। रिजर्व्ड कैपिटल होती है जो वाइंडिंग अप के केस में मंगवाई जाएगी, और कैपिटल रिजर्व होती है कि कैपिटल का वो हिस्सा, यानी कि प्रॉफिट्स का या सिक्योरिटी प्रीमियम का या कंपनी के जितने भी लाभ होते हैं, प्रॉफिट होती है, कैपिटल होती है, उसका वो हिस्सा जो स्टोर कर लिया है फ्यूचर में हमने अपने खर्चों को मीटअप करने के लिए, कि जो फ्यूचर में हमारे खर्चे होंगे, उन एक्सपेंसेस होंगे, उनको पूरा करने के लिए हम अभी से एक गुल्लक में पैसा डाल के रख रहे हैं, ये गुल्लक हो गई कैपिटल रिजर्व वाली। समझ में आया? लेकिन एक और गोलक बना दी हमने, एक और पिगी बैंक बना दिया, उसको नाम दे दिया रिजर्व्ड कैपिटल का। भाई तेरे को यूज करेंगे हम वाइंडिंग अप के टाइम पे, और तेरे को यूज करेंगे जब फ्यूचर में एक्सपेंसेस होंगे या फिर लॉसेस होंगे। ये डिफरेंस होता है दोनों में। बच गया क्या, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो लोगों ने ले ली वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई, जो पब्लिक ने इशू करवा लिए जितने नंबर ऑफ शेयर्स, या जितने नंबर ऑफ शेयर्स पर जैसे मतलब पेमेंट कर दी जो पब्लिक ने, इन्वेस्टर्स ने मेनली कह सकते हैं, वो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना मत भूलना। आपका एक कमेंट मुझे और ज्यादा अच्छी मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।